मैं यतीम खाने से जवान कबारी लड़कियां लाता और उनको टीके लगा लगा कर जवान करके दुबई और सऊदी अरब में फरोख्त कर देता था। जब एक दिन एक बच्ची को देखकर मेरा दिल बहल गया, मैंने उस बच्ची को अपने बिस्तर पर सुलाया और रात के 2 बजे मैं खुद पर काबू ना रख सका। उस बच्ची ने रात अपने दोनों सऊदी अरब से हमारे खरीदारों ने फिर से कमसुन जवान लड़कियों का मुतालबा किया। हमें यतीम खाने से कुछ लड़कियां मजीद खरीदनी होंगी। मेरे एक साथी ने मुझे आकर बताया तो मैं सोच में गुम हुआ। मैंने पिछले दिनों चंद लड़कियां खरीदी थीं। इन लड़कियों को रोजाना इंजेक्शन लगा रहा था, नहायत हल्की मिकदार में। इन लड़कियों को रोजाना नशे का इंजेक्शन लगवाकर मैं उन्हें जवान होने तक इतना आदी कर देता था कि वो मेरे इशारों पर नाचती थी। ऐसे ताबेदारी हसीन लड़कियों को फिर मैं अरबी के हवाले कर देता था और करोड़ रुपए कमा लेता था। अभी मेरे साथी ने मुझे बताया तो मैंने अपने पास पहले से मौजूद लड़कियों की गिनती की। मुझसे 15 लड़कियों को मुतालबा किया गया था, जबकि मेरे पास बमुश्किल 12 लड़कियां थी। मैं परेशान हो गया। अगले रोज मैं यतीम खाने पहुंच गया। इस यतीम खाने का निगरान जान पहचान का था। वो अंदर से चंद कमसुन बच्चियों को पैसे लेकर गायब करवा देता था और उनका रिकॉर्ड भी मिटा देता था, इसलिए मुझे कभी परेशानी नहीं हुई थी। मुझे देखकर यतीम खाने का निगरान खुशी से खड़ा हो गया। मेरी सूरत में उसे फिर से लाखों रुपए नजर आ रहे थे। मैंने उसे साफ रंगत की खूबसूरत कमसुन बच्चियों का मुतालबा किया तो वो बोला कि मैं आपका ही मुंतजिर था। पिछले 1-2 साल से जो बच्चियां अब वो जवान लगने लगी हैं और एक बच्ची तो हफ्ता भर पहले ही मेरे पास पहुंची है। गजब की हसीन है, उसे देखकर आप यकीनन खुश हो जाएंगे। उसकी बात पर मैंने इत्मीनान से सर ही हिलाया। मैं बदजात खुद कभी लड़कियों को देखने या अपने साथ ले जाने का तकल्लुफ नहीं करता था। बात तय करके मैंने अपने साथी को लड़कियां लाने का कहा। खुद यतीम खाने से निकल गया। मैं इस काम में माहिर था। वो लड़कियों की खूबसूरती और जिस्मानी सेहत का अच्छे से जायजा लेकर ही उन्हें हमारे मखसूस ठिकाने पर लाता था। उस रोज तो मैं बात करके दूसरे शहर चला गया। मेरी कुछ दूसरी मसरूफियात थी। लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक फैक्ट्री का दफ्तर बनाया हुआ था। 2-3 दिन बाद मैं लौटा तो मेरे साथी ने मुझे बताया कि वो लड़कियां अड्डे पर ले आया था। उन लड़कियों को भी वही मखसूस खुराक दी जा रही थी जो उन्हें सेहतमंद रखती थी और उनकी खूबसूरती को उभारती थी और इंजेक्शन भी लगा रहे थे। मैं मुतमईन हो गया। इस बार मैंने उन यतीम लड़कियों में एक नहायत खूबसूरत लड़की देखी है। तुम देखोगे तो तुम्हारा दिल रुक जाएगा। मेरे साथी ने अचानक अजीब से लहजे में कहा तो मैंने चौंक कर उससे देखा। पहले निगरान ने यही बात की थी, अब वो भी बोल रहा था। मैं बेजारी से सर झटक गया। फिर वो बोला, एक बार देख लो, बाद में फिर तुम पछताओगे कि हीरा हाथ से निकल गया। वो जानता था मैं हर बार यतीम खाने से लाने वाली लड़कियों को बेचने से पहले एक बार खुद देखता था। अगर कोई लड़की मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग जाती तो मैं उससे खुद भी इस्तेमाल कर लेता था। वैसे तो मुझे कवारी लड़कियों के ज्यादा पैसे मिलते थे, मगर इस्तेमाल की हुई लड़की भी अच्छे खासे पैसे दे जाती थी। मैं हुस्न का दीवाना था। मैंने जिंदगी में एक बार एक लड़की से मोहब्बत की थी, मगर उस लड़की ने मुझे याश और बदकार कहकर ठुकरा दिया था। उस रोज के बाद मैं बदकार बन गया था। मैं यतीम खाने में लाई हुई लड़कियों के जवान होने पर जो भी लड़की बेहद हसीन लगती उसे खुद इस्तेमाल करता या मेरे पास गुनाह करने की एक झूठी दलील थी। मगर मेरे दिमाग में यही था कि इस लड़की के ठुकराने का बदला मैं हर हसीन लड़की से ले रहा था। उस वक्त भी अपने साथी की बात सुनकर मैं सोच में मुब्तला हुआ। फिर उससे कहा कि ठीक है, मैं वो गोहर नयाब जरूर देखना चाहूंगा जिसके बारे में सब बार बार बात कर रहे हैं। वो खुश हो गया। जब मैं उसके साथ अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचा तो उसकी दिखाई लड़की को देखकर मैं वाकई ठटक गया था। मगर मेरे ठटकने की एक वजह यह भी थी कि वो कमसुन लड़की जो मुश्किल 12 साल की थी, उसकी शक्ल बिल्कुल उस लड़की जैसी थी जिससे मुझे पहली बार 10 साल पहले मोहब्बत हुई थी। वह बच्ची हूबहू वैसी थी। मैंने सुना था कि हर इंसान की 7 शक्लें इस दुनिया में मौजूद है। मुझे लगा कि मेरी पहली मोहब्बत की दूसरी शक्ल इस वक्त मेरे सामने थी। मैं भी तो उसके हसीन चेहरे का ही दीवाना हुआ था। मैं उस लड़की को ज्यादा नहीं जानता था। उसकी हुस्न की वजह से मैं उसको हासिल करने के लिए पागल होता रहा था और अब सामने वही चेहरा मौजूद था। वो बच्ची सहमी हुई सी मुझे देख रही थी। मैंने आगे बढ़कर उस कम उम्र बच्ची का बाजू दबोचा और उसे अपने साथ बाहर ले आया। वो खौफजदा से मुझे देख रही थी मगर उसने कोई शोर नहीं किया था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इसे देखते ही तुम दीवाने हो जाओगे। ये बहुत खूबसूरत बच्ची है, न जाने जवान होकर क्या गजब ढाई
दिखाएगी। मेरा साथी मुझे देखकर ऐसे फख्र से बोल रहा था जैसे उसमें इसी का कमाल हो। मैंने सर झटक कर उससे कहा कि दोबारा इस लड़की की तरफ मत देखना, मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। ये आज से मेरे पास रहेगी और इससे मेरे अलावा कोई हाथ नहीं लगाएगा। मेरे अल्फाज पर मेरा साथी हैरत से मुंह खोले मुझे देख रहा था। खूबसूरत लड़कियों पर मैं हक जरूर जताता था, मगर मैंने कभी ऐसी बात नहीं की थी, बल्कि खुद इस्तेमाल करने के बाद मैं अपने दोस्तों को भी वो लड़की सौंप देता था। मगर उस वक्त मेरे संजीदा चेहरे को देखते हुए मेरा साथी खामोश हो गया। मैं उस बच्ची को अपने घर ले गया। वो तमाम वक्त बिल्कुल खामोश सहमी हुई सी मुझे हैरत से देखती रही थी। उसने शोर मचाने या चीखने की कोशिश भी नहीं की थी। मेरे घर में कोई दूसरा फर्द नहीं रहता था। घर वालों से अरसा हुआ था, ताल्लुक खत्म हो चुका था। मेरे चंद दोस्त अक्सर मेरे घर डेरा रखते थे और एक 40 वर्ष की जवान औरत मेरे घर की मुलाजमा थी। वो औरत मेरी बहुत वफादार मुलाजमा थी और पिछले 10 सालों से मेरे साथ रह रही थी। वो बेवा थी, उसका आगे पीछे कोई ना था। जमाने की ठोकरों की जिद में आई तो मैंने उसे अपने पास काम पर रख लिया। वैसी एहसान मंद हुई कि मेरे हर अच्छे बुरे काम की गवाह थी, मगर उसने मुझे बुरा या गलत कहने की हिम्मत नहीं की। मैं उस बच्ची को घर ले गया तो वो औरत भी ठटक गई थी। पहली बार मैं उस औरत के अलावा किसी को घर लाया था। उसकी हैरत पर मैंने उससे कहा, अच्छा सा खाना तैयार करो, मैं चाहता हूँ मेरे मेहमान के लिए नहायत बेहतरीन दावत का इंतजाम किया जाए। मेरे अल्फाज पर औरत की हैरत मजीद बढ़ गई थी, जबकि मैं चमकती आंखों से उस बच्ची को देख रहा था। ये बच्ची आज से मेरे पास रहेगी, इसके जवान होने का मैं इंतजार करूंगा और जब वक्त आया तो मैं इससे निकाह कर लूंगा। इसकी फिक्र मत करो, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने इसका बहुत ख्याल रखना है। मैंने उस औरत को हिदायत दी तो वो बेसाख्ता देखती रही, चूंकि इस बच्ची को देखने लगी जबकि बच्ची सहमी हुई थी, ना समझे से यहाँ वहां देख रही थी। उस वक्त इसके होश इतने उड़े हुए थे कि मेरी बात भी समझ नहीं पा रही थी। औरत ने उसके खाने पीने का इंतजाम किया। मैंने उसके लिए बेहतरीन लिबास मंगवाया। मैं खुद को अंदर से मर्द तस्वर कर चुका था, मगर इतने अरसे बाद पहली बार मैं किसी के आने पर इतना पुरजोश हो रहा था। उस औरत ने बच्ची को नहला धुला कर नया लिबास पहना दिया था। रात का खाना खाते हुए मैं बार बार उस बच्ची को देख रहा था। उसे देखते हुए मेरी नजरों के सामने वही चेहरा घूम रहा था जिसके इश्क में मैं कितना अरसा पागलपन का शिकार रहा। मैंने सर झटका और तमस्कर से मुस्कुराया। किसी ने सच ही कहा है कि एक इंसान पर दुनिया खत्म नहीं हो जाती। अगर मैं इस चेहरे और इस हुस्न का दीवाना हुआ था तो मुझे वही चेहरा इतने अरसे बाद वापस मिल चुका था। इसमें इस बच्ची को अपने शिकंजे से आजाद नहीं करने वाला था। अजीब सी बात थी, मैं कमसुन लड़कियों की खरीदो फरोख्त करने वाला 30 साल का बेजमीर मर्द एक कम उम्र बच्ची के बारे में ये सब सोच रहा था। रात हुई तो मेरे दोस्त मेरे घर आ टपके। मेरे साथी ने यकीनन उनको भी इस हसीन बच्ची की इतलात दे दी थी। मैं जानता था वह याश मर्द सिर्फ अपनी हवस पूरी करने आए थे, क्योंकि मेरी भेजी हुई लड़की उनको मुफ्त में मिलती थी। वो कहने लगे, यार हम वही हीरा देखने आए हैं जिसके हुस्न के तुम इतने गर्विदा हो गए कि पहली बार किसी लड़की को घर ले आए, वरना तुम्हारी कैद में आने वाली हर लड़की तुम्हारे अड्डे से निकलकर सीधा एयरपोर्ट जाती रही है। मेरे नागवारी से उन सबको देखा। हालांकि वैसी बातें हर लड़की पर करते थे। मैंने पहले कभी बुरा नहीं माना था, मगर अब उस बच्ची के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे दोस्त इस बेबाकी और बेतकल्लुफी से तबसरे कर रहे थे। इन्हें अंदाजा नहीं था कि मैं एक जवान लड़की के बजाय बच्ची घर लाया था। वो लड़की नहीं बच्ची थी और बकाओ नहीं है, ना ही उससे मेरे अलावा कोई हाथ लगाएगा। अपने ये शौक लेकर तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैंने संजीदगी से कहा तो मेरे दोस्त खटक कर मुझे देखने लगा। लगता है वो बच्ची कुछ ज्यादा हसीन है। उसे देखने के बाद तो तुमने पुरानी दोस्ती भी भूल गए हो। उसे देखने के बाद तो तुम इतनी पुरानी दोस्ती भी भूल गए हो, मेरे एक दोस्त ने तंजिया लहजे में कहा। तो मैंने बेजारी से उसे देखा। मैं लड़कियों पे रुपया पैसा खर्च करता हूँ, अपना वक्त भी बर्बाद करता हूँ। अगर मैं कभी मुफ्त में तुम सबको मजे लेने देता हूँ तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि तुम हर लड़की पर हक जताने बैठ जाओ। मेरे अल्फाज ने मेरे दोस्त को हैरान कर दिया था। आज के बाद भी अगर कोई लड़की खूबसूरत हुई और मैंने उसे इस्तेमाल किया तो मैं जरूर तुम लोगों को मजा लेने दूंगा, मगर इस बच्ची के बारे में सोचना भी मत। इसे जवान होने तक मैं अपने पास रखूंगा और ये सिर्फ मेरी रहेगी। मेरे दो टोक अल्फाज पर वो इत्मीनान से सर हिला के कहने लगे, नाराज नहीं हो, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो हम ऐसा ही करेंगे। हमें तुमसे बढ़कर अपनी तस्कीन अजीज नहीं है, इसलिए अपना मूड अच्छा करो। मेरे दोस्त मुझे मनाने लगे और बातें करने लगे।
कि मैं भी कुछ देर में सब भूल गया, मगर उसी वक्त वो औरत उस बच्ची को लिए मेरे पास आ गई और कहने लगी, मैं इस बच्ची के रहने का इंतजाम कहाँ करूँ? मैंने इसके लिए कोई कमरा सेट नहीं किया क्योंकि तुमने मुझे कुछ बताया नहीं था। वो औरत मुझसे सवाल कर रही थी जबकि मैंने बेचैनी से पहलू बदला। उस बच्ची को मेरे दोस्तों के सामने ले आई थी। मेरे दोस्त यकटक बच्ची को देख रहे थे। उसका दूधिया शफाफ रंग उस वक्त दमक रहा था। बदकारी के शौकीन मर्द को उम्र से फर्क नहीं पड़ता। मेरे अय्याश दोस्त भी नजरें हटा नहीं पा रहे थे। तुम सब ने वापस जाना है तो चले जाओ, मैं अब किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मैंने दोस्तों को टालने के लिए कहा तो मजीद फैल कर बैठ गए। आज रात हम तुम्हारे पास ही रुकने वाले हैं। वो यकदम इरादा बदल चुके थे। मैं खटक गया। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी थी कि इस बच्ची को देखने के बाद इनकी नीयत में फतूर आ चुका था। तुम यहाँ क्यों रुकना चाहते हो जबकि मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा? शायद मैं पूरी रात काम के सिलसिले में बाहर रहूं। मैंने आईब्रो चढ़ाकर अपने दोस्तों को देखा तो वह हंस पड़े। ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा था। तुम इस घर में हो या नहीं? हम पहले भी यहाँ पर अक्सर रातें गुजारते हैं। तुम्हें अब क्या मसला होने लगा है? एक दोस्त हंसते हुए बच्ची को देखकर बोला, शायद इस बच्चे के आने के बाद अब तुम्हें अपने दोस्तों पर भी इतबार नहीं रहा। बोला, तुम ये कहना चाहते हो कि ये जब तक यहाँ रहेगी तब तक हमारा यहाँ दाखिला मना है? अपने दोस्त के सवाल पर मैंने कहा, ये बच्ची अब सारी उम्र यहाँ रहेगी और तुम ऐसे ही समझ लो क्योंकि अब ये घर खाली नहीं है, इसलिए तुम लोगों को यहाँ रहने की अब मैं इजाजत नहीं दूंगा। अपने दोस्तों को साफ अल्फाज में बोलते हुए मैंने उस औरत को देखा। उस बच्ची को मेरे कमरे में ले जाओ, वही रहेगी, मैं इसे अपने पास सुलाऊंगा। मैंने उसी वक्त फैसला किया था क्योंकि मैं जानता था मैं जितना भी अपने दोस्तों को वहां से भेजने की कोशिश करूं वो आज की रात वहां से हिलने वाले नहीं थे। उनकी सोहबत में अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजार चुका था। इन्हें मैं बहुत अच्छे से पहचान गया था। मेरी तरह इनकी जिस चेहरे पर नजर टिक जाती उसे हासिल करके रहते। मेरे फैसले से मेरे दोस्त लापरवाही से बैठे रहे मगर वो औरत परेशान हो गई। मुझे झिझक कर कहने लगी, इस बच्चे को मैं आज रात अपने पास ला लेती हूँ, कल से इसके लिए कमरा तैयार कर दूंगी। मुझे उसका मशवरा देना सख्त बुरा लगा था। मैंने तुमसे जो कहा है तुम वही करो, ये बच्ची मेरे पास रहेगी। मेरे गुस्से करने पर वो औरत घबरा कर बोली, तुम नशा करते हो, ऐसा ना हो तुम नशे में इस बच्ची के साथ कुछ गलत कर बैठो। सारी उम्र के पछतावे से अच्छा है कि तुम एहतियात से काम लो। मुझ पर यकीन रखो, मैं इस बच्चे की हिफाजत करूंगी। मुलाजमा औरत ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की थी। जब से वो मेरे घर आई थी पहली बार ऐसा हुआ था कि वो मेरा फैसला मानने के बजाय मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि वो भी एक औरत थी, इन मामलात की नज़ाकत को खूब समझती थी, मगर मैं इसकी ये बात नहीं मान सकता था। मेरे दोस्त इत्मीनान से मेरे सामने बैठे हुए थे। अपने दोस्तों की मौजूदगी में इस बच्ची को अलग कमरे में हरगिज नहीं सुला सकता था। मेरी सख्ती करने पर वो औरत खामोशी से चली गई। मैं कुछ देर दोस्तों के पास बैठा रहा। मैं मुतमईन था, मेरी मौजूदगी में किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस बच्ची को हाथ लगाता। मुझे गुरूर था कि मैं इसकी हिफाजत कर सकता हूँ। कुछ देर तक उनके साथ महफिल से जाए बैठा रहा। मुझे अपने दोस्तों का इत्मीनान बार बार ठटखटा रहा था। उनके शैतानी दिमाग से मैं बखूबी वाकिफ था। वो कोई चाल चलने के इंतजार में थे जबकि मैं भी मोहतात हो चुका था। उन्होंने मुझे अपने साथ हराम मशरूब पीने की दावत दी तो मैंने बस एक गिलास पिया और फिर माजरत कर ली। मैं इस मामले में मोहतात रहा। एक गिलास से मुझ पर कभी नशा सवार नहीं हुआ था, मगर 3 से 4 गिलास पीने के बाद मैं होश खो देता था। मैंने गिलास के बाद दोबारा हराम मशरूब को भी मुंह नहीं लगाया था। रात के 1 बजे तक मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा रहा और उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने कमरे की कुंडी लगा दी। इस बच्ची को अपने साथ बिस्तर पर सुलाकर मैं मुतमईन हो गया। मैं भूल गया था कि जब एक बार मर्द पर शैतान हावी हो जाए तो किसी की पाबंदी या सख्ती को नहीं मानता, ना ही उसके दिमाग में कोई इज्जत एहतराम बाकी रहता है। मेरा इस मामले में तजर्बा बहुत हो चुका था। मैंने सगे और महरम रिश्ते को भी हवस दिमाग पर सवार होने के बाद सब भुलाते देखा था। मैं जानता था औरत जात के मामले में अल्लाह ने मर्द को बहुत कमजोर बनाया है, मगर फिर भी मैंने उस रात गलती कर दी थी। अपने कमरे में आने के बाद मैंने सोने की कोशिश की मगर मुझ पर अजीब बेचैनी सवार रही थी। मैं करवटें बदलता रहा। 2-3 मरतबा मैंने काम वाली को कॉल करके सवाल किया, मेरे दरवाजे के बाहर कोई हलचल महसूस हो तो
मुझे ज़रूर बताना। मेरे दोस्तों की मौजूदगी में वो औरत भी अपने कमरे में अच्छे से बंद हो जाया करती थी, मगर उसके कमरे की खिड़की से मेरा कमरा निहायत आसानी से देखा जा सकता था। मेरे सवाल करने पर वो उठकर अपनी खिड़की से झांक कर मुझे बताती थी कि मेरे कमरे के दरवाजे पर कोई मौजूद नहीं है। मेरे दोस्त मेहमान खाने में सुकून से सो रहे थे। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आता था। ऐसे कैसे मुमकिन था कि मेरे दोस्त देखने के बाद सुकून से सो गए थे। मैं उनकी फितरत को अच्छे से जानता था। हसीन लड़की देखने के बाद जब तक उस लड़की को हासिल नहीं कर लेते थे, वो कभी चैन से नहीं बैठते थे। और उनका मेरे घर में अचानक रुकने का मतलब ही यही था कि वो इस बच्ची को बख्शने के लिए तैयार नहीं थे। मैं ऐसे मर्दों के साथ 10 साल से रह रहा था। मुझे कभी उनकी इस ढटाई और बेशर्मी पर गुस्सा नहीं आया था जितना उस रोज मैं बेबसी महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद मुझ पर गनूदगी छाने लगी और मेरा जिस्म शदीद गर्म होने लगा। मैं बेचैनी का शिकार होता उठकर बाथरूम में बंद हो गया और खुद को ठंडे पानी के नीचे खड़ा करके ठंडा होने की कोशिश करने लगा। मेरे वजूद की गर्मी अचानक से बढ़ती चली जा रही थी। मैं परेशान हो गया। मुझ पर नशा भी सवार नहीं हुआ था। जो वजह मुझे समझ आई वो मेरे रोंगटे खड़े कर गई। मेरे दरवाजे के बाहर दस्तक हुई तो मैंने जल्दी से वॉशरूम से निकलकर बाहर देखा, कमरा खाली था। उसी वक्त मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने मोबाइल उठाया तो मुझे मुलाजमा औरत ने कहा कि मेरे कमरे के आगे से भी मेरे एक दोस्त गुजरा है, मगर वो जाकर अपने कमरे में सो चुका है। वो मुझसे कहने लगी, तुम राजदारी से बच्ची को मेरे कमरे में भेजो, मैं कुंडी लगा कर रखूंगी। तुम्हारे दोस्तों ने अगर रात के किसी पहर दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उन्हें नाकामी का सामना होगा। मैं उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वो जिद करने लगी, बोली ऐसा ना हो, तुम्हारे होशियार होने से पहले कोई नुकसान हो जाए। मुझे अपनी मुलाजमा का बार बार मेरे मामलात में दखल देना शक में मुब्तला कर किया। उसने कभी मुझे इतना तंग नहीं किया था जितना उस रात वो कॉल पर कॉल करती मुझसे बच्ची को अपने कमरे में रखने की इजाजत मांग रही थी। मैंने सख्ती से इनकार कर दिया और कॉल काट दी। मोबाइल एक तरफ फेंकते हुए मैंने बच्ची को देखा। मेरी अजीब सी कैफियत हो रही थी। मेरे होश उड़ने लगे। अपने वजूद की बेचैनी पर मैं सुकून से सोती बच्ची के साथ लेट गया। एकदम मेरे अंदर ख्वाहिश सर उठाने लगी कि मैं उसे छू कर देखूं। मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी करते हुए जब उस बच्ची को अपने करीब किया तो मेरे होश जवाब देने लगे। मुझे लगा मेरा दिमाग बिल्कुल साकिन हो गया है। मेरी की हरकत पर बच्ची की आंखें खुल गई। मुझे देखकर खौफजदा से होकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर मुझ पर उस वक्त हवस सवार हो चुकी थी। मैं उस बच्ची को अपने दोस्तों से बचाने की कोशिश में खुद उससे अपनी हवस का निशाना बनाने लगा। उस वक्त मेरे हाथ बिल्कुल काबू में नहीं रहे थे। वो बच्ची खौफ से चीखने लगी, मुझसे रहम की भीख मांगने लगी, मगर मेरे ना उसकी कम सुनी का ख्याल किया और ना ही मुझे अपनी एहतियात याद रही। मैं पागलों की तरह उस मासूम बच्ची को नोचता रहा। मैंने उसकी इज्जत तार तार कर दी। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। मेरे दरवाजे पर मुसलसल दस्तक होने लगी, मगर मैं ये सब महसूस करके भी होश में नहीं आ रहा था। कुछ देर गुजरी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर का तूफान थम गया था। दरवाजे पर वक्फे वक्फे से मुसलसल दस्तक होती रही। मैंने नींद बेहोशी में उठकर दरवाजा खोला और वापस जाकर बिस्तर पर गिर गया। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। सुबह मेरी आंख खुली तो वो बच्ची कमरे से गायब थी। मैं बुरी तरह घबरा गया। मुझे रात के मनासिर याद आए तो मेरे होश उड़े। तब दोस्तों की चाल समझ आई। वो नशे के गिलास में मुझे वो दवा दे चुके थे जो जिनसी तलब को जगाती है। उसके बाद इंसान कभी होश में नहीं रहता। जब पागलों की तरह उठकर कमरे से निकला तो सामने मेरी मुलाजमा खड़ी हुई थी। उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। मैं चौंक गया। वो घबरा कर बोली, मैंने तुम्हारे कमरे में बच्ची को तलाश किया। तुम्हारे कमरे का दरवाजा खुला था, वो बच्ची गायब थी। मैंने जाकर जब मेहमान खाने में देखा तो तुम्हारे दोस्त भी वहां पर मौजूद नहीं थे। औरत की इस बात पर गुस्से से मेरी हालत खराब हो गई। हालांकि उन मर्दों ने कुछ अनोखा नहीं किया था। उन्हें सतत मैं ही लाया था। हर बार जब मैं मासूम बच्चियों की इज्जत तार तार करता था, खिलौने की तरह अपने दोस्तों के आगे फेंक देता था, और जिन लड़कियों को जवान होते ही मैं अरबी शेखों को बेच देता था, मैंने कभी सोचने की कोशिश नहीं की कि उनका क्या इंजाम होता था। मेरी मुलाजमा परेशानी से कहने लगी, तुमने रात बच्ची के साथ क्या किया? पूरे घर में उसकी चीखें गूंज रही थी। वो मासूम बच्ची रहम की भीख मांगती रही। मैंने इतनी मर्तबा दरवाजा बचाया ताकि मैं उसे तुमसे महफूज कर सकूं, मगर तुमने दरवाजा नहीं खोला। औरत की बात पर मैं नादम हो गया। वो औरत जो हमेशा मेरे सामने इज्जत से सर झुका कर रहती थी, तनफ्फर भरी नजरों से देखने लगी। बोली, तुम अपनी जिंदगी में कभी किसी औरत को शामिल नहीं कर सकते क्योंकि तुम अब इंसान नहीं रहे और दरिंदों को कोई हद या एहतियात रोकती नहीं है। मैं तुमसे रात भर
कहती रही कि बच्ची को मेरे हवाले कर दो, मैं औरत हूँ, मैं इसको कुछ ना करती, मैं उसे संभाल लेती, मगर तुम मर्द थे, तुम्हारे अंदर जब तलब ने सर उठाया तुमने हर हद भुला दी। औरत अफसोस करती रोने लगी। मैं पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगा। मैं उसके लिए वाकई दिल में ठान चुका था कि मैं उसे कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। मेरी सारी जिंदगी में पहली बार मुझे किसी लड़की को शामिल करने का ख्याल आया था। एक अरसे के बाद मुझे मौका मिला था कि मैं अपनी वीरानी जिंदगी को खुशियों से भर लेता, मगर मैं खुद से बर्बाद कर बैठा था। मैंने जल्दी से अपना लिबास बदला और निकलते हुए अपने दोस्तों को बार बार कॉल करने लगा। किसी भी दोस्त ने मेरा फोन नहीं उठाया था। मैं पागल हो गया। इस मामले में मैं पुलिस को भी शामिल नहीं कर सकता था, क्योंकि इस बच्ची को गैर कानूनी तौर पर मैंने यतीम खाने से खरीदा था। मुझे सारी बात तफसील से बतानी पड़ती। नतीजन मेरा वो गैर कानूनी कारोबार भी सामने आ जाता। मैं बदहवासी से अपने एक एक दोस्त के घर का दरवाजा बचा बचा कर उनके बारे में पूछने लगा, मगर हर घर से मुझे यही जवाब मिला कि मेरे दोस्त रात से घर नहीं आए। मैं पागल होने लगा। न जाने वो उस बच्ची को लेकर कहाँ जा चुके थे। इनके जो ठिकाने में जानता था वो सब खाली मिले थे। मैं 3 दिन भागता रहा, बच्ची नहीं मिली, ना दोस्तों ने दोबारा राब्ता किया। चौथे रोज उस मुलाजमा औरत ने काम से फारिग होकर टीवी चलाया तो वहां एक मीडिया वाले के सामने कोई औरत ज़ारों की तार की तरह रोती जा रही थी, जबकि उसके साथ स्क्रीन पर जो बच्ची दिखाई जा रही थी वो हम दोनों को चौंका गई। वो वही बच्ची थी जो मेरे दोस्त उठा गए थे। टीवी पर मौजूद औरत कहने लगी, मेरे शोहर को बेटियां नहीं चाहिए थी, मेरी 5 बेटियां हुई। उसने कहा अब बेटी हुई तो तलाक दे दूंगा, मेरी बेटी हुई तो मैंने छुपा दी। शोहर से कहा मर गई है, शायद वो इस बच्ची की माँ थी। मैं बेसाख्ता मतवज्जा हुआ था। वो कहने लगी, मेरे घर में रुपए पैसे की फरवानी थी, 5 बेटियां ऐसे जी रही थी जो अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, मगर सबसे छोटी बेटी को मैंने घर के एक स्टोर में बंद रखा। उसे 3 वक्त का खाना देती थी, उसे स्टोर से कभी निकलने नहीं दिया। मैं उसे बोलने की ना इजाजत दी, ना वो अच्छा लिबास पहन पाई, ना तालीम हासिल की। अमीर बाप की बेटी थी, मगर बाप के घर में मुलाजमीन से बदतर हाल में पली थी। वो रोती, मैं अपनी बेटी को गुमसुम अंधेरे स्टोर में बैठा देखती तो कलेजा मुंह को आता था। उसे बचाने के लिए मैं उस मासूम की कुर्बानी दे रही थी। खुद को बचाने के लिए मैं उस मासूम की कुर्बानी दे रही थी। कभी कभी मैं स्टोर में जाती तो वो सहम कर रह जाती थी। उससे अकेला डर लगता था। सारी रात बुखार से जलती रहती, मगर मुझे मौका नहीं मिलता था जाकर देख सकूं। ना कभी दवा दिला सकी। वो खुद बीमार होती, खुद ठीक हो जाती। उसने बोलना छोड़ दिया। मैं सामने जाती तो खाली खाली नजरों से मुझे देखती रहती थी। माँ कहना भूल गई। एक रोज कहने लगी, इंसान किस उम्र में मरता है, मैं अब जिंदगी से थक गई हूँ। वो तो घबरा गई, मैं तो घबरा गई। वो जिंदा भी किस हाल में थी, मगर मरने का सुनकर मेरा दिल कट गया। मैंने राजदारी से यतीम खाने का पता किया और अपनी बेटी को चुपचाप उस यतीम खाने में दाखिल करवा दिया। निगरान से कहा, बेटी का खर्चा भेजती रहूंगी, जवान होने तक ख्याल रखो, फिर खुद को संभाल लेगी। कुछ दिन पहले मेरा दिल उदास हुआ तो बेटी का पता करने यतीम खाने पहुंची। वहां की निगरान ने कहा, तुम्हारी बेटी तो दूसरे रोज मर गई थी। बेटी को रोती घर चली गई, मगर अब देखा बेटी जिंदा थी। वो औरत अपना सीना पीटने लगी। मीडिया वाले अफसोस से उस औरत की बेटी की हालत बताने लगे तो मुझ पर जो इंकशाफ हुआ वो मुझे अज़्ज़त की गहरी खाई में धकेल गया। उस बच्ची की लाश दिखाई जा रही थी जो नहायत बुरे हाल में गंदे नाले से मिली थी। मीडिया वालों ने बताया कि बच्ची की 3-4 रोज पहले मुसलसल रेप किया जा रहा था और उसके मरने पर उसे गंदे नाले में फेंक कर मुजरिम फरार हो गए। उसकी माँ चीख चीख कर बेटी को पुकारती, उससे माफिया मांगने लगी, पछताने लगी। बच्ची का बाप खामोश खड़ा था। पैदाइश के बाद से उस बच्ची ने सिर्फ जिल्लत झेली थी। ऐसी बदनसीब थी जिसे ना घर वालों ने इज्जत दी, ना बाहर वालों ने सुकून से जीने दिया। वो 12 साल एक घुटन सदा स्टोर में कैद रही, फिर उसे यतीम खाने जा पहुंची जहां बच्चियों को फरोख्त किया जाता था। वहां मुझ जैसे जंगली इंसान के हाथ लगी और फिर मेरे दोस्तों की दरिंदगी झील कर मर गई। इस बच्चे के माँ बाप से लेकर मेरे दोस्तों तक हर इंसान उसका गुनहगार था और हर मोड़ पर सब ने उसे इंसानियत दर्जे से गिराकर अज़ियत दी थी। वो मर गई दुनिया से अनजान। वो मासूम लड़की तो शायद जन्नत में जा चुकी थी, मगर हम अपने गुनाहों की सजा झेलने के लिए बाकी रह गए। मैं उस रोज के बाद पागल हो गया। रातों को सोता हूँ तो चीखने सुनाई देती हैं, डरता हूँ क़यामत के रोज मेरा गिरबान पकड़कर उस बच्ची ने सवाल किया तो कहाँ जाऊंगा। मेरी हालत किसी दीवाने जैसी हो चुकी है। तन्हाई हो या रश की जगह मुझे चीखने चलाती बच्ची नजर आती है और मैं भागकर पीछा छुड़वाता हूँ। अब जिंदगी इतनी बेरहम लगती है कि मौत की दुआ मांगता हूँ, मगर लगता है सुकून की तरह मौत भी मुझसे रूठ गई है। दोस्तों, ऐसी सबक ममूज और इबरतनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।